दोस्तों, आज की कहानी है। दोनों ने एवन की दहलीज पर कदम रखा। निशा हर मामले में उषा से बढ़कर थी। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरी समाज में होती ही थी, मगर रंग रूप के साथ साथ पढ़ाई, पाक कला, गृह कार्य में भी वह दक्ष थी। इसी वजह से उसमें बचपन से ही एक सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स का भाव था। उसके व्यक्तित्व में एक छिपा सा अहंकार था। उषा और निशा दिल्ली के विकासपुरी के मशहूर कारोबारी सुभाष तायल की लाडली बेटियां। उषा निशा से 2 वर्ष बड़ी थी। उषा का रंग रूप जहाँ ठीक ठाक था, वहीं निशा बेहद खूबसूरत थी। जहाँ भी जाती उसकी सुंदरता का सिक्का जम जाता। सभी उसे दुलारते पुकारते। दोनों का बचपन संपन्न परिवार की छत्र छाया में सुखपूर्वक बीत रहा था। दोनों एक साथ लुका छुपी खेलती तो कभी गुड्डे गुडियों का ब्याह रचती। उषा निशा को अक्सर चिढ़ाया करती कि जैसा तेरा गुड्डा काला कलूटा है ना, वैसा ही तेरा दूल्हा होगा। निशा भी तमक कर जवाब देती, अरे तू देख लियो मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा। वक्त बीतता रहा। दोनों ने एवन की दहलीज पर कदम रखा। निशा हर मामले में उषा से बढ़कर थी। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरे समाज में होती ही थी, मगर रंग रूप के साथ साथ पढ़ाई, पाक कला, गृह कार्य में भी वह दक्ष थी। इसी वजह से उसमें बचपन से ही एक सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स का भाव था। उसके व्यक्तित्व में एक छिपा सा अहंकार था। वह बचपन से ही परिवार वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते सुनते बड़ी हुई थी। उषा भी सुंदर है, मगर निशा का तो जवाब नहीं। खाना तो उषा भी अच्छा बनाती है, मगर निशा जैसा नहीं बना सकती। निशा को देखो फिर, क्लास में अव्वल आई है और उषा फिर से सिर्फ पास हुई है। और उषा ही क्यों, आस पड़ोस और क्लास की लड़कियों से भी जब भी उसकी तुलना की जाती है, वह हमेशा 21 घोषित की जाती थी। इन्हीं तारीफों के सदके उसके अवचेतना में खुद के नंबर वन होने की भाव भर देता था। उसे सदा यही लगता था कि कोई भी दूसरी लड़की उसके मुकाबले कुछ नहीं है। सुभाष तायल की समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। इधर बेटियां बड़ी हुई, उधर उनके लिए रिश्ते आने लगे और एक शुभ संयोग में उषा का रिश्ता लक्ष्मी नगर निवासी अजय हो गया। अजय एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक़ रखता था। अपने पिता का इकलौता बेटा था और बहुत हैंडसम था। निशा ने जब अजय को देखा तो मानो सम्मोहित हो गई। 6 फुट से निकलता कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श और बेहद लचीलेदार, साथ ही साथ बेहद अमीर। सचमुच वह किसी भी नव एवन के सपनों का राजकुमार हो सकता था। उषा और अजय की शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुभाष तायल ने पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी। विवाह उत्सव के दौरान निशा सज संवर कर विभिन्न आयोजनों में बढ़कर चढ़कर हिस्सा ले रही थी। हर जगह आगे आगे थी। उसके रंग रूप का जलवा कुछ ऐसा चढ़ा था कि वर पक्ष के लड़कों के दिल पर मानो बिजलियां पड़ी थी तो लड़कियां ईर्ष्या से सुलग उठी थी। पूरे विवाहोत्सव में निशा के रंग रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व की चर्चा थी। खैर, विवाह संपन्न हुआ और उषा अपने पिया के घर चली गई। सपनों के एक सुंदर संसार से निकली तो कहीं अधिक सुंदर और सजीली संसार में चली गई। अजय हर लिहाज से एक अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था और दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चलने लगी। कुछ अरसे बाद निशा के लिए भी रिश्ते आने लगे, मगर सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स के भंवर में फंसी निशा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वह हर लड़के की तुलना मन ही मन अजय से करती थी। कोई लड़का लुक में अजय से
कमतर होता तो कोई पैसे में, किसी का परिवार बड़ा होता तो किसी की गाड़ी और कोठी छोटी होती। निशा एक तरफ से मृग तृणा में जी रही थी। उसके अवचेतना को यह कबूल नहीं था कि उसका घर-बार किसी भी लिहाज से उषा के कमतर हो। अपनी इसी महाउत्सवाकांक्षा में उसने कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। उसके पापा मम्मी उसे बहुत समझाते थे कि छोटी मोटी किसी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना ठीक नहीं, मगर निशा के दिमाग में तो नंबर 1 होने का मुगलता चढ़ा था। इसी उपापोह में 2 वर्ष बीत गए, रिश्ते आने भी कम हो गए। निशा ने एमए प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। वो कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुभाष तायल के सुखी संपन्न जीवन को भी आखिरकार वक्त की नज़र लगी। एक दिन उनकी दुकान और गोदाम पर इनकम टैक्स की रेड हुई और उनके अकाउंट में कई अनियमितताएं पाई गई। इनकम टैक्स द्वारा उनके गोदाम को सील कर दिया गया और उन पर 2 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया। लाखों का माल जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमा भी ठोक दिया गया, जिसमें यदि वह दोषी साबित हो जाते तो उनका जेल भी हो सकती थी। संकट की इसी भीषण घड़ी में उनके पुराने मित्र रामनिवास गोयल ने उसका साथ दिया। रामनिवास गोयल स्थानीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत पहुंच रखते थे। उन्होंने अप्रोच लगाकर मामला खत्म करवाया। 2.5 करोड़ के बजाय सिर्फ 25 लाख जुर्माना ही भरना पड़ा। गोदाम भी खुल गए, जब्त माल भी छूट गए और साथ ही साथ की केस खत्म करवा दिया। एक तरह से सुभाष तायल बड़े सस्ते छूटे थे और यह सब सिर्फ और सिर्फ रामनिवास की मदद से संभव हो पाया था। ऐसे बुरे वक्त भी उनके सगे जीजाजियों की भूतपूर्व सांसद थे और कुछ अन्य करीबी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया था। तब रामनिवास ने उनके हद से ज़्यादा मदद की थी, रात दिन भाग दौड़ की थी और काइयों का एहसान अपने सिर पर लिया था। सुभाष तायल दिल से रामनिवास के बड़े शुक्रगुजार थे। उनकी कृतज्ञता का ये आलम था कि यदि रामनिवास उनकी जान भी मांगते तो वह ना नहीं कर पाते। 3-4 महीनों बाद जब सारा मामला फरिग हुआ, परिवार में सुकून के दिन लौटे, तो एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान रामनिवास ने सुभाष तायल से अपने बेटे के लिए निशा का हाथ मांग लिया। रामनिवास और सुभाष के आर्थिक और सामाजिक रुतबे में बड़ा अंतर था। यूं तो रामनिवास भी पुराने खानदानी राइस थे, मगर उनका अपने 2 बड़े भाइयों से पुश्तौनी जायदाद के लिए बंटवारे का विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में था। उन दिनों वह दाल मिल रोड पर अपनी 3 कमरों की एक ठीक ठाक से फ्लैट में अपनी पत्नी और इकलौते बेटे राजीव के साथ रहते थे। आय का साधन हस्ताल रोड पर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। दोनों बाप बेटे उसी दुकान पर बैठते थे। राजीव एक मध्यवर्गीय सोच रखने वाले लाखों लड़कों की तरह ही एक लड़का था, जिसकी दुनिया दुकान, घर और कचहरी तक सीमित थी। देखा जाए तो ना तो सामाजिक लिहाज से दोनों परिवारों में रिश्ता होने लायक मेल था और ना ही निशा के सामने राजू कहीं ठहरता था। मगर फिर भी एहसान के बोझ तले सुभाष इनकार ना कर सके। पिछले दिनों के संकट के दिनों का गहमा-गहमी और इस संकट से निकलने में रामनिवास का योगदान निशा से छुपा नहीं था। उन दिनों वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने कम हो गए थे। राजू उसे जरा भी पसंद नहीं था, मगर फिर भी उसने बेमन से हाँ कर दी। 2 महीने बाद एक सुरुचिपूर्ण समारोह में राजू और निशा का विवाह हो गया।
इस बार चूंकि लड़के वाले अपेक्षाकृत कम हैसियत वाले थे, इसलिए विवाह का आयोजन उतना भव्य और धूमधाम वाला नहीं था जितना उषा के विवाह में था। दुल्हन के श्रृंगार में निशा पर कुछ ऐसा रूप चढ़ा था कि चारों तरफ वाह वाह हो गई थी। राजीव अपनी किस्मत पर फूला नहीं समाता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था किस्मत उसके लिए इतनी खुशियां लेकर आई कि उसे अपना दामन छोटा लगने लगेगा। एक तो होने वाले ससुराल की साधारण हैसियत, दूसरी जीवन साथी के रूप में राजीव का साधारण व्यक्तित्व और ऊपर से विवाह समारोह भी साधारण। निशा के दिल में कोई उत्साह उमंग नहीं था। सारी जिंदगी हमेशा सबसे अव्वल रहने वाली निशा अपने जीवन के इतने अहम मोड़ पर पिछड़ गई थी। उनके बचपन से उषा द्वारा भोलेपन में कही गई बात, तेरा दूल्हा तो काला कलूटा होगा, मानो आज साफ बनकर सच हो रहा था। यह टीस, यह कसक उसे चैन नहीं लेने देती थी। पूरे विवाह समारोह के दौरान वह खिंची खिंची रही, हर रीत रिवाज को बेमन से निभाती रही। वरमाला हो, फेरी हो, श्लोक सुनाई हो या विदाई यंत्रवत सी, हर रस्म निभाती रही। विदाई से पहले वर वधू की जुआ खेलने के दौरान जब राजीव ने पानी में मुंडरी ढूंढने दौरान उसका हाथ शरारत से पकड़ लिया था, तो उसने बड़ी बेरुखी से उसका हाथ झटक दिया। राजीव को भी थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि निशा कुछ असहज है, मगर उसने इसे एक बेटी द्वारा पिता का घर छोड़ने की वेदना ही समझा। उसने मन में मन प्रण कर लिया कि वह निशा को इतना प्यार देगा कि वह अपना मायका भूल जाएगी, उसे कभी किसी बात के लिए शिकायत का मौका नहीं देगा। बार बार वह निशा की ओर मोहब्बत भरी नज़रों से निहारता और उसकी उल्फत की परवाज़ उरूज पर होती जाती, मगर सुहाने सपने अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। राजीव को क्या मालूम था कि जिस मूरत को उसने मन मंदिर में इतने प्यार से बिठाया था, उसकी पूजा करने लगा था, उस मूरत में प्राण नहीं थे, जज्बात नहीं थे, प्यार मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। वह मूरत उसके लिए सिर्फ एक पत्थर का तारसा हुआ हसीन मुजम्मा था, जिसके कदमों में अपनी उल्फत के फूल चढ़ाने के बदले उसे मिलनी थी बेरुखी बेदिली और नफरत। निशा विदा होकर ससुराल आ गई। आज उसकी सुहाग रात थी। राजीव के लिए एक एक पल सदियों के समान बीत रहा था। सारे दिन पड़ोस और रिश्तेदार की औरतें आती रही, राजीव के यार दोस्त आते रहे, सबने चांद जैसी बहू के आने की बधाइयाँ दी। राजीव को मन ही मन उन सभी पर गुस्सा आ रहा था। ये बुढ़िया टलती क्यों नहीं, यह दोस्त कमीने मन ही मन तो तेरी किस्मत से जल रहे हैं। उसका बस चलता तो वह अभी ही रात कर देता। खैर, मुँह दिखाई की रस्म और दिन में 2-3 घंटे आराम के बाद आखिरकार मिलन की बेला भी आ ही गई। राजीव के बड़े अरमानों से अपना कमरा सजवाया था। दिल में हजारों अरमान लिए उसने सुहाग कक्ष में प्रवेश किया। उम्मीद के मुताबिक फूलों से सजी सेज पर निशा यूं ही बैठी थी कि उसके पैर सामने की ओर आधे मुड़े थे और घुटनों मुखड़ा टिकाए वह चुपचाप बैठी थी। राजीव ने नज़र भर कर अपनी दुल्हन को देखा। काश वह एक चित्रकार होता तो इस अद्वितीय सुंदरता को कैनवास पर उतार कर अमर हो जाता। काश वह एक शायर होता तो इस बेपनाह हुस्न की शान में कितने ही सफ़े भर देता। मगर शायद कोई भी चित्र या कलाम उसकी पत्नी अप्रितम सौंदर्य के समझ फीके ही रहते। मीठी मीठी अनुराग भरी अनुभूतियों के साथ वह पलंग पर निशा के बगल में बैठ गया। दिल में अरमानों का सागर हिलोर मार रहा था। आंखों में सजीले सपने तैर रहे थे, लबों पर मीठी मुस्कान खेल रही थी।